ओके, वेलकम आपका योरपीडिया के डेली करंट अफेयर मॉड्यूल पे 2 जुलाई और कुछ न्यूज़ लेके आया हूँ आपके लिए। कौन कौन सी न्यूज़ हैं? चाइना में आपको पता होगा 59 एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस बैन कर दी थी गवर्नमेंट ने। चाइना और इंडिया का जो झगड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रहा था उसके बाद, और अब चाइनीज को कुछ फर्म्स को बार कर दिया है रोड प्रोजेक्ट से भी, एक न्यूज़ है। और यूएस ने इस चीज को वेलकम किया है, जो बैन लगा है चाइनीज एप्लीकेशन पे इंडिया ने लगाया है, तो यूएस ने इसको वेलकम किया है कि ये अच्छी चीज है। और हांगकांग में अरेस्ट होना लोग स्टार्ट हो गए हैं, जो उनका नया सिक्योरिटी लॉ, आपको मैंने पहले डिस्कस किया था कि न्यू सिक्योरिटी लॉ लेके आया है चाइना हांगकांग के लिए। और हांगकांग एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है, मतलब टेरिटरी है चाइना की, चाइना कंट्री के अंदर आता है। तो जब ब्रिटिश ने इनको 97 में हांगकांग को छोड़ा था, तो उसके बाद चाइना ने इसको ओवरटेक कर लिया था, ये प्रॉमिस करके कि ये वन कंट्री टू सिस्टम रहेगा। लेकिन अब उसमें न्यू सिक्योरिटी लॉज के चलते लोगों की इंडिपेंडेंस को हैम्पर किया जा रहा है। कोविड-19 में इंडिया का रिकवरी रेट बढ़ के 60% प्लस हो गया है, ये एक अच्छी न्यूज़ है जो डिस्कस करेंगे। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक और आदमी की अरेस्ट की है, एक को टेररिस्ट को अरेस्ट किया है पुलवामा अटैक केस में। पुलवामा में अटैक हुआ था पिछली बार 2019 में, इलेक्शन से थोड़ा दिन पहले, जिसमें 40 सीआरपीएफ के लोग मरे थे, और इंडिया ने फिर पाकिस्तान के ऊपर कुछ अटैक भी किया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या, इसके बारे में देखेंगे। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रिकॉर्ड विक्ट्री हुई है प्रेसिडेंशियल पोल में, और लोगों से रेफरेंडम करवाया था, लोगों से वोट डलवाए थे कि हम प्रेसिडेंट का, वो अपने आप को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं 2036 तक, तो अब उसकी उनको लोगों ने रेफरेंडम में यस कर दिया है। इससे पहले कि हम न्यूज़ देखें, कोरोना वायरस का सिचुएशन देख लेते हैं वर्ल्ड ओवर क्या है। तो 26 लाख लोगों को यूएस में 26 लाख लोग इससे हैम्पर हुए हैं यूएस के अंदर। दूसरे नंबर पे ब्राजील चल रहा है 14 लाख, तीसरे नंबर पे रशिया चल रहा है 6.5 लाख, चौथे नंबर पे इंडिया चल रहा है 5.8 लाख, बहुत ही क्लोज है इंडिया इन कंट्री से। और जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल चल रहा है, 3.14 लाख नंबर ही है, थोड़ा सा कंट्रोल में है। तो टोटल केसेस जो हैं वो 10.1 करोड़ से ऊपर केसेस हो चुके हैं, और 5 लाख लोग इसमें मर चुके हैं। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है, ब्राजील है, फिर रशिया है और इंडिया है, इसमें अगर तुम देखोगे तो कंट्रोल से ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो इंडिया में और ब्राज़ील में एंड यूएस में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी सारी कंट्रीज़ में ग्रोथ कंट्रोल्ड है, नंबर कंट्रोल्ड बढ़ रहा है। एक और जो पेरू वगैरह है इसमें भी बढ़ रहा है। तो पेरू, चिली, ये जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में महाराष्ट्र में तुम जानते हो सबसे ज़्यादा नंबर है, 1.7 लाख नंबर हो चुका है। उसके बाद सरप्राइजिंगली तमिलनाडु में नंबर बढ़ गया है, नंबर 2 पे तमिलनाडु चला गया है, दिल्ली नंबर 3 पे रह गया, और चौथे नंबर पे गुजरात है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है। ऐसी कुछ 10 स्टेट्स इंडिया में ये नंबर पे हैं। 17,000 लोगों की डेथ इसमें हो चुकी है। अब अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जैसे चाइना को पहले पिछले न्यूज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने 59 ऐप्स चाइना की बैन कर दी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली ऐप थी शेयर आईटी, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, एक कुछ ऐप थी। नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न उसमें दिया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी के चलते इन ऐप्स को हम बैन करेंगे। कारण ये था कि चाइना ने जो इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो गलवान वैली में हमारे 20 सोल्जर्स मरे थे, उसके बाद ये रिपरकशन था। अब उसी का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि चाइनीज फर्म्स को जो हाईवे प्रोजेक्ट्स देते थे उसमें भी अब बैन किया जा रहा है। अब चाइना को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज नाम याद रखना है आपने, इसमें भी चाइनी इन्वेस्टर अब अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एमएसएमई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा एमएसएमई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये यूनियन मिनिस्टर उसके एक ही हैं, तो उस मिनिस्ट्री के अंडर ये चीज आती है। और अमेरिका ने, यूएस ने इस डिसीजन को वेलकम किया है। ये जो बैन लगा है चाइनी ऐप के ऊपर इंडिया ने लगाया है, इसको उन्होंने वेलकम किया है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने ये बात की है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, बोलने को सेक्रेटरी होते ये मिनिस्टर्स हैं, जैसे इंडिया के होम मिनिस्टर हैं,
वैसे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। तो माइक पोम्पियो जो वहाँ के होम सेक्रेटरी हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इस न्यूज़ को अच्छा बताया है। उन्होंने ये भी बोला है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सर्विलेंस जो एक एजेंडा है, जो वो चाइना को एक सर्विलेंस स्टेट बना रहे हैं, उससे हर कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को थ्रेट है। उन्होंने बोला है कि ये चाइना एक इमर्जिंग थ्रेट है वर्ल्ड के लिए, और ये जो कंपनीज हमने बैन की हैं वो अच्छी डिसीजन है, और इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी के लिए वो अच्छा चीज है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडिया के जो सोल्जर्स मरे थे गलवान वैली में, उसका रिपरकशन ये चीज है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो आप जानते हैं कि काफी ट्विटर वगैरह करते रहते हैं, वो काफी सोशली एक्टिव हैं। तो चाइनीज सोशल मीडिया के ऊपर भी वो एक्टिव थे, वीबो के ऊपर, उन्होंने उसमें से क्विट कर लिया है। तो एक स्ट्रांग मैसेज है कि मैं पर्सनल फ्रंट पे भी चाइना के अगेंस्ट हूँ, चाइना जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। चाइना से रिलेटेड एक और न्यूज ये आई है कि चाइना ने एक नया सिक्योरिटी लॉ इम्पोज किया है हांगकांग के ऊपर, और हांगकांग को सेमी ऑटोनोमस रीजन माना जाता है, टेरिटरी माना जाता है चाइना का। और एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज किया है चाइना ने, सेंट्रल गवर्नमेंट चाइना ने, हांगकांग की इंडिपेंडेंस को कर्ब करने की डायरेक्शन में वो एक स्टेप है। सो इस लॉ के अंडर अगर कोई भी आदमी हांगकांग के सेसेशन, मतलब हांगकांग को अलग कर दो चाइना से, ऐसा अगर कोई बोलता है, या हांगकांग को इंडिपेंडेंट कर दो, या और कोई चाइना एज अ कंट्री के अगेंस्ट बात करता है, या टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात करता है, इलीगल टेररिस्ट जो एक्टिविटीज होती हैं अगर उसके अगेंस्ट बात करता है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात करता है, तो उसके अगेंस्ट इस लॉ को लगाया जा सकता है। और इस लॉ के अंडर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की चीज दी जा सकती है, और 3 साल तक की जेल टर्म भी दी जा सकती है। ये नाम आप याद रख लेना, ये हांगकांग के जो चीफ हैं कैरी लैम, ये मेन जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं कैरी लैम हैं वहाँ के, और उन्होंने ये डिसीजन को सपोर्ट किया है। और ऑब्वियसली वो भी चाइना की बात सुनेंगे, वो हांगकांग के चीफ हैं। तो लीगल सिस्टम जो हांगकांग का ब्रिटिश के जाने के बाद क्रिएट हुआ था, वो वन कंट्री टू सिस्टम था, कि भाई सब जो कंट्री रहेगा तो चाइना रहेगा, लेकिन दो अलग सिस्टम्स रहेंगे जिसमें कुछ ऑटोनॉमी मिलेगी चाइना को, हांगकांग को, और वो उस तरीके से ऑटोनॉमस काम करेंगे। चाइना को एक फ्रीडम सी, सॉरी हांगकांग को एक फ्रीडम सी मिलेगी, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो हांगकांग को चाहती है कि वो फ्रीडम ना दी जाए। चाइना के और भी इश्यूज हैं बहुत सी कंट्रीज में, लाइक तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में प्रॉब्लम है, जिंगजियांग प्रोविंस में उइगुर का प्रॉब्लम चल रहा है, और ताइवान में जो सेल्फ गवर्निंग आइलैंड डेमोक्रेसी ताइवान की है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कभी, वो भी एक इशू है। चाइना के प्रेसिडेंट आप जानते हैं जी जिनपिंग, उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया और ये लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया। जी जिनपिंग लाइफ टाइम के लिए चाइना के प्रेसिडेंट हैं। और जो चाइना की आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी जिसको बोलते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को लॉयलिटी देती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लॉयल है वो, और उसी की बात सुनती है। और रिसेंटली क्या हुआ था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अपना जो एक्सपोर्ट था, डिफेंस एक्सपोर्ट, वो बैन कर दिया था कि हांगकांग को वो एक्सपोर्ट नहीं देंगे, और वो हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो हांगकांग में ठीक नहीं कर रहा है। ये एक रिसेंट न्यूज उससे रिलेटेड थी। अब कोविड 19 से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज क्या आई है कि चाइना, इंडिया का जो रिकवरी रेट है वो बढ़ गया है, वो 60% के आसपास हो गया है कोविड 19 का। रिकवरी रेट 60.73% हो चुका है, और इसका जो रीजन है मेन कि रिकवरी रेट क्यों बढ़ा है, इसका रीजन है अर्ली डिटेक्शन और टाइमली क्लिनिकल मैनेजमेंट, मतलब प्रिवेंट करना, कंटेन करना और मैनेज करना। इसको एक नाम उन्होंने दिया टेस्ट ट्रेस ट्रीट, टेस्ट ट्रेस ट्रीट, कि टेस्ट करो कोविड किस किस को है, ट्रेस करो, उनको फाइंड आउट करो, और फिर उनकी ट्रीटमेंट करो। तो अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट लोगों को दे देते हैं, तो उससे होगा क्या कि लोग जल्दी ठीक होने का उनके चांस बन जाते हैं। तो रिकवरी रेट याद रखना है आपने, रिकवरी रेट कितना है, और टेस्ट ट्रेस ट्रीट, ये जो एजेंडा बेसिकली स्ट्रेटेजी फॉलो की गई है, ये नाम आपने थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो टेररिज्म से रिलेटेड है। आपको याद होगा पिछली बार इलेक्शन से थोड़ा दिन पहले एक बस जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे, उस पे आईईडी एक अटैक हुआ था, बम अटैक ब्लास्ट हुआ था पुलवामा के अंदर, और उसमें ये लोग मर गए थे। उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो काम है ये ओनली टेररिस्ट रिलेटेड क्राइम्स को, टेररिज्म से रिलेटेड क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना है। तो वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और उन्होंने एक नए इसको अरेस्ट किया है, न्यू एक्यूज्ड जो उन्होंने नया जिसके ऊपर
ये शक है कि ये जो मोहम्मद इकबाल रैथर हैं, ये उनको अरेस्ट किया गया है और ये माना जा रहा है कि उन्होंने जैश ए मोहम्मद के ये टेररिस्ट हैं और उसको उन्होंने हेल्प किया है। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि पुलवामा अटैक किस के ऊपर हुआ था, सीआरपीएफ पे हुआ था और किस ग्रुप ने करवाया था, और इस न्यूज़ के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेरर को इन्वेस्टिगेट और कंट्रोल करने के लिए बनाया था। ये सेंटर की एजेंसी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसका जो मेन पर्पज है वो बेसिकली टेररिज्म और क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना है। और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 बना था पार्लियामेंट का, जो जिसका जो बनाने का जो रीजन था वो 26/11 जो अटैक मुंबई पे हुए थे, टेररिस्ट अटैक मुंबई पे हुए थे, उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 वो बनाई गई थी और ये एक्ट बनाया गया था और ये एजेंसी क्रिएट हुई थी। जैसे अलग अलग एजेंसीज हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, हर एक का एक पर्टिकुलर पर्पज है। तो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऐसी कोई डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट एजेंसी नहीं थी, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उसके लिए बनाया गया था। अब ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप जानते हैं कि जैसे पुलिस है किसी भी स्टेट का, वो उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन टेररिज्म वगैरह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक मेन न्यूज़ है जो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ जो है वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनको रिकॉर्ड विक्ट्री मिली है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। प्रेसिडेंट पुतिन अब 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। देखो, प्रेसिडेंट पुतिन को जो पहले ये प्रेसिडेंट थे, फिर ये प्राइम मिनिस्टर रहे, अब दोबारा ये प्रेसिडेंट बन गए और अब इन्होंने अपने आप को 2036 तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पहले तो इन्होंने जो पार्लियामेंट है रशिया की, उसमें अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आप इतने टाइम के लिए प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। जैसे यूएस के प्रेसिडेंट 4 साल के लिए हो सकते हैं और 2 ही बार बन सकते हैं, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए बनते हैं। तो रशिया में उन्होंने भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाया और कॉन्स्टिट्यूशनल एक वहाँ पे बोर्ड बनता है, कोर्ट बनता है, जिसने इसको यस कर दी और फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने उस पर साइन मार दिया, तो उसमें उनको परमिशन मिल गया। फिर उन्होंने बोला कि मैं लोगों से भी पूछूंगा, तो लोगों से वोटिंग करवाया जाएगा, जिसको रेफरेंडम बोलते हैं। तो बेसिकली लोगों से पूछा गया कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं, तो लोगों ने यस कर दिया और काफी मेजोरिटी में लोगों ने इसको यस किया। दैट मीन्स अब इसका मीनिंग ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अब रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे 2036 तक। काफी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट ये माने जाते हैं। अब ये वैसे ही है जैसे चाइना के प्रेसिडेंट लाइफ टाइम के लिए बन गए हैं, रशिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन हैं वो भी अब 36 तक बन गए हैं। अब ये एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, ये एक डिबेट है, ये ओपन टू डिबेट है। इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है कि जैसे चाइना ने लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना लिया अपने आप को और रशिया ने 2036 तक प्रेसिडेंशियल अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, तो क्या ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? इसके ऊपर एक डिबेटेबल इशू है और ये इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है और वो बेसिकली मैं किसी जीडी में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। सो ये न्यूज़ मेरे ख्याल से आप एक बार रिवाइज करें इनको, जो मैंने न्यूज़ आपके साथ डिस्कस की हैं, और हर न्यूज़ जो है पिछली न्यूज़ के साथ लिंक्ड होती है। तो अगर आपने पिछली न्यूज़ में कंफर्टेबल हो तो आपको अगली न्यूज़ उसके रिलेटेड समझ आ जाएंगी और हर न्यूज़ में हम कुछ नई चीज़ भी उसमें सीखते हैं। जैसे हमने एक एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, पिछले केस में मैंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे जैसे न्यूज़ में ये आता रहेगा हम इनके बारे में भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका पीडीएफ लीजिए, स्टोर कीजिए और इनको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।